एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सोशल साइंस पेपर 2 के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन किए थे। तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी एंड सीडीपी की और आपको ईवीएस पेडागोजी की भी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चन किए हैं। बहुत जल्द आपको कंटेंट की भी क्लासेस मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया हुआ है, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट भी टाइम से मिलती है एंड आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 सीटेट के लिए प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं, सीडीपी पेडागोजी, जो 30 नंबर का आप में पूछा जाता है और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। तो आपके 16 जो है नंबर कंप्लीट होते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल का क्या उदाहरण है, इसमें आपको देना है कौन सा जो है एक ऐसा ऑप्शन है जो ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें आया था क्वेश्चन फाइन मोटर स्किल। उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि एटलीस्ट ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में अंतर क्या है, किसको जो है ग्रास मोटर स्किल कहते हैं और किसको जो है फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा। इसमें कहा गया है ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए पहले समझते हैं ग्रॉस एंड फाइन का मतलब क्या होता है। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल का जो मतलब होता है, इसका होता है कि बड़ी मसल्स का विकास, जैसे पैरों का, यानी पैर की जो मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होना, हाथों की मसल्स का विकास होना, तो ये हो जाता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल, यानी बड़ी मसल्स का विकास होना। लेकिन वहीं पर अगर कह दिया जाता है कि फाइन मोटर स्किल का, तो फाइन मोटर जो स्किल होती है उसका होता है मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास, जैसे कि आपकी आंखों की मसल्स हुई, आपके फिंगर पे जोर आना। ठीक है, तो इनका क्या मतलब है, इनमें जो है फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ग्रॉस मोटर स्किल निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। तो अगर आप पेन को पकड़ रहे हो तो आप फिंगर का प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें क्या है, छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। ठीक है, कागज को जो है आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, तो इसमें क्या है, अगर आप कैंची का प्रयोग कर रहे हो तो भी आप आंखों से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे और अपनी फिंगर का प्रयोग करोगे। ठीक है, धागे में मोती पिरोना, इसका भी मतलब है कि छोटी मसल्स का विकास, यानी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, क्योंकि आप हाथों से फिंगर का प्रयोग करके और आंखों का कॉग्नेटिव मतलब कॉग्नेट बना करके आप डायरेक्ट फिर जो है आप मोती पिरो रहे हो, तो इस वजह से क्या है, इसमें छोटी मसल्स का विकास हो रहा है। लेकिन वहीं पर जो दिया गया है 4 ऑप्शन कि खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना, अब इसमें क्या है, अगर आपने पैर का इस्तेमाल किया, पैर से फुटबॉल को मारा, तो वो क्या है, बड़ी मसल्स का विकास है, क्योंकि आपने पैर का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपका सही होगा। क्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है बड़ी मसल्स का विकास, फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है छोटी मसल्स का विकास। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछता है फाइन मोटर स्किल और कभी कभी पूछ लेता है ग्रॉस मोटर स्किल, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोग्रेस्ड फॉर जो है डैश डैश टू, यानी कि जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो डैश से डैश की ओर बढ़ता है, किस और जो है प्रोग्रेस करता है, ये जो है पूछा गया है। तो केंद्र से बाहर की ओर होता है, या फिर पैर से सिर की ओर होगा, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, या फिर जटिल से सरल की ओर होगा। तो देखिए डेवलपमेंट जो होता है वो सरल से जटिल की ओर हो रहा होता है। पहले आप जो है 1 2 देखते हो कि हाँ 1 2 कैसे होता है, कैसे, किसको जो है 1 कहते हैं, किसको 2 कहते हैं, किसको 3 कहते हैं। फिर आप उनको जो है रीड करना स्टार्ट करते हो कि 1 2 3, फिर आप टेबल पढ़ते हो। ठीक है, फिर आप ऐड करना फिर पहले गिनती लिखना फिर सीखते हो, फिर आप जो है ऐड करना सीख रहे होते हो, यानी धीरे धीरे जो है आप सरल से जटिल की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि जटिल से सरल की ओर, तो 4 ऑप्शन गलत हुआ। अब यहाँ पर आया विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं, फिर हम धीरे धीरे कठिन चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा।
पैर से सिर की ओर, तो पहले आपका सिर नहीं बल्कि क्या है, पहले आप जो है सिर संभालना सीखता है। आपने देखा होगा अगर छोटा बच्चा है तो सबसे पहले क्या है, उसके सिर पे जोर आता है, यानी उसकी गर्दन पे जोर आ रहा होता है, पहले वो अपनी गर्दन संभालना सीखता है। फिर धीरे 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 क्या है, वो बैठना सीख रहा होता है। फिर जो है वो धीरे धीरे घिसड़ना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, यानी पैरों पे बाद में जोर आता है, सबसे पहले गर्दन पर जोर आ रहा होता है सिर से। तो सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है, ना कि अगर आप ये नहीं कह सकते कि जो है पैर से सिर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। केंद्र से बाही की ओर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका केंद्र से बाही की ओर डेवलपमेंट ये क्या है, सही होता है। जैसे कि मान के चलिए पहले धड़कन आई, ठीक है, फिर आपके कंधों पर जोर आया, फिर आपके हाथों पे जोर आया, फिर आपके फिंगर्स पे जोर आया। ये तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि सबसे पहले फिंगर पे जोर आ गया। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा भी होता है तो अगर वो बॉल को पकड़ रहा है तो पूरे हाथ का प्रयोग करके पकड़ता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो हाथों का प्रयोग करके, यानी फिंगर्स का प्रयोग करके वो बॉल को उठा ले रहा होता है। देखा होगा अगर वो कोई पेन पकड़ रहा है या फिर कुछ भी अगर वो पकड़ रहा है तो पूरी हाथ की जो मुट्ठी होती है, पूरी फिंगर्स होती हैं, उनका प्रयोग करके उसको पकड़ता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सिर्फ 2 उंगली का प्रयोग करके भी वो अच्छे से डिजाइनिंग कर रहा होता है, ड्राइंग कर रहा होता है, लिख रहा होता है, सब कुछ कर पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी फिंगर्स पे जोर आ चुका होता है। तो केंद्र से बाह्य की ओर जो होता है ये डेवलपमेंट सही प्रोसेस हुआ, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3। इसमें कहा गया है, आदर्शन और रीजन का दिया गया है कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है, यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा होता है वो सबसे पहले कहाँ से होता है, फैमिली से। और फैमिली में सबसे ज़्यादा बच्चा किसके क्लोज में रहता है, पेरेंट्स के, यानी मम्मी और पापा के सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है। उसके बाद जो है अन्य मेंबर जो होते हैं घर के, उनके क्लोज रहता है। तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो क्या है, फैमिली से स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। अब इसका जो रीज़न दिया गया है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक जो है कारक है, जो कि बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो फैमिली होती है वो सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी माना गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है फैमिली क्या है, फर्स्ट एजेंसी में ही जाएगी, कभी भी वो सेकेंडरी एजेंसी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर फैमिली नहीं दी गई है और उसकी जगह पर नेबरहुड दिया है, यानी कि पास पड़ोस दिया गया है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि फैमिली अलग दे दिया गया हो और नेबरहुड अलग दिया हो, ऐसा नहीं होगा, आपके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। बिल्कुल जो है कन्फ्यूजिंग क्रिएट नहीं करते हैं। अगर फैमिली दिया है तो नेबरहुड नहीं होगा, और अगर दोनों ऑप्शन देंगे तो दोनों एक में मिला कर दे देंगे, यानी नेबरहुड भी होगा और जो है फैमिली भी होगा, तो दोनों ऑप्शन एक में होंगे। ये नहीं होगा कि नेबरहुड अलग दिया है, फैमिली अलग दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर फैमिली नहीं है और जो है फर्स्ट एजेंसी पूछा गया है और नेबरहुड दिया है ऑप्शन में, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन अगर नेबरहुड और फैमिली दोनों जो है, तो हमेशा क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो है इसमें दोनों, यानी आदर्शन भी सही है और इसका रीजन भी जो दिया गया वो सही है। और दोनों क्या है, एक दूसरे के लिए भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सोशलाइजेशन की फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पर भी सोशलाइजेशन और फैमिली की बात हो रही है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रही हैं। तो आंसर क्या होगा, ए सही है और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर पा रहा है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो है ऑप्शन मतलब व्याख्या नहीं कर पा रहा, ये कहना गलत होगा। थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों की जो है सीखनी चाहिए। तो 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वो क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि सेंसरी मोटर क्या होता है 0 से 2 वर्ष की उम्र होती है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो मानी गई है वो 2 से क्या है 7 वर्ष। अब ये 3 से 6 वर्ष इसी के अंतर्गत जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जाएगा। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की क्या विशेषता होती है, तो संरक्षण तो उसमें क्या है, आता नहीं है, क्योंकि क्या है, उनको नहीं पता होता है। आपने देखा होगा इसी एज की, यानी प्री ऑपरेशनल एज की विशेषता है कि बच्चे को में संरक्षण की कमी होती है। उसको लगता है कि जो बड़ा बर्तन है उसमें ज़्यादा है क्वांटिटी में जो है उसमें है, और जो छोटा बर्तन है उसमें कम है। ठीक है, वो ये समझ पा रहा होता है।
तो ये गलत हो जाएगा। अनुक्रमता होगा या फिर सांकेतिक जो है प्रतिनिधिकरण होगा या फिर तार्किक जो है अनुपयोग। तो तार्किक अनुपयोग नहीं होगा, उसमें जो है लॉजिक नहीं आता है। लॉजिक कब आता है? 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चे तर्क वितर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चा 7 वर्ष से ऊपर होता है, अबव होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा होता है, ऐसा है तो क्यों है, आखिर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो बहुत उल्टे सीधे वो सवाल करना स्टार्ट करता है। तो ये जो है नहीं होगा। सांकेतिक प्रतिनिधिकरण बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या है, सिंबल के थ्रू जो है वो सीखना स्टार्ट कर देता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, वो उसको अगर आप सिंबल दिखा रहे हो, जैसे कि इसको बैल मतलब बैट बॉल दिखाई, आपने बॉल दिखाई तो उसको समझ में आ रहा है कि ये बॉल है, आपने बैट दिखाया तो उसको समझ में आ रहा है कि ये बैट है। ठीक है, यानी वो सिंबल के थ्रू जो है वो सीखना स्टार्ट कर चुका होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही होगा। संरक्षण जो है ये 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, यानी वो सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर गोल बबल्स बने हैं तो इनको एक लाइन में लगाएंगे, अगर जो है स्ट्रंगल मतलब बना हुआ है ऐसे तो उसको एक में लगाएंगे, अगर ट्रेंगल है तो उसको एक में रखेंगे, यानी वो सीक्वेंस में चीज़ें लगाना शुरू कर चुके होते हैं। तो कौन सी स्टेज की विशेषता है? पहला है संवेदीगामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, या प्री ऑपरेशनल स्टेज, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि सेंस जो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे सीक्वेंस में चीज़ें लगाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। वो क्या है, वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। उन्हें समझ में आता है कि जो बबल्स हैं इस लाइन में रहेंगे, स्ट्रंगल जो मतलब ट्रंगल जो है वो इस लाइन में रहेंगे, उनको समझ में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो है विशेषता हो जाएगी। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, बच्चा सिंबल के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट कर देता है, और बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिज्म भी होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, क्योंकि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में समझ पा रहा होता है, सामने वाले के पर्सपेक्टिव को नहीं समझता है। ठीक है, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि डैश डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो जीन पियाजे ने क्या किया है, जो संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए किया गया है। तो पार्ट आपका होगा नहीं, क्योंकि इसके फोल्डिंग किसकी थ्योरी में है, वो आपका है लेव वाइगोस की। वस्त स्थायी तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सेंसिटिव मोटर स्टेज की व्यवस्था है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी आपका क्या है, लेव वाइगोस्की की थ्योरी का है, यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। लेकिन वहीं पर जो स्कीमा है ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि स्कीमा का मतलब ही होता है संज्ञानात्मक जो है मानसिक अवधारणा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर हम किसी चीज़ को पहचान पा रहे हैं तो यानी उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले से एक स्कीमा फीड है। आपने सडनली अगर कोई चीज़ देखी फर्स्ट टाइम, तो क्या आप उसको पहचान पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एक बार देख लिया है, अगर जब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप देखोगे, बहुत लॉन्ग टाइम नहीं, अगर आपने उसको कभी देखा नेक्स्ट टाइम, तो आप उसको पहचान पा रहे होते हो। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में एक स्कीमा ऑलरेडी बन चुका होता है। जब हम फर्स्ट बार किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, कोई वस्तु, कुछ भी A to Z अगर हम देखते हैं और उसको अगर हमने सेकंड बार देखा है, तो हम उसको अगर पहचान पा रहे हैं, तो ये रीज़न है कि हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड एक स्कीमा बन चुका है, एक फीड हो चुका है। ठीक है, आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। माइंड में इतनी फास्टली प्रोसेस हो रहा होता है कि ये प्रोसेस समझ में नहीं आता, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में स्कीमा बन चुका होता है। ऐसा कौन मानता है? पियाजे। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, यानी टेट फॉर टेट। अगर मैंने आपको पेंसिल दी है आज,
तो कल आप मुझको जो है इरेज़र दोगे, यानी अगर आज मैंने अपना लंच आपके साथ शेयर किया है तो कल आपको अपना लंच मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी टेट फॉर टेट। ठीक है, अगर आपने मुझे मारा है तो मैं आपको मारूंगा, यानी रिपीट होगा, यानी कि टेट फॉर टेट रहेगा, बराबर हिसाब रहने वाला है। तो कौन सी स्टेज की विशेषता है? परासंज्ञानात्मक, यानी कि जो आपका है कन्वेंशनल स्टेज, या प्री कन्वेंशनल स्टेज, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, या फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज। तो इसमें आंसर जो होगा, टेट फॉर टेट की बात हुई है तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। इसकी ये विशेषता है, ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग ने 3 स्टेजों में जो है डेवलपमेंट, यानी 3 स्टेजों में अपनी थ्योरी को बांटा, और इसके अंतर्गत उन्होंने 6 चरण भी दिए। एक स्टेज पर इन्होंने 2 चरण बताए हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। तो 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग, ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चे का डेवलपमेंट स्टेजों में डिवाइड किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर होगा आपका 2 ऑप्शन। देखिए, वाइगोस्की ने जो है जो डेवलपमेंट है, यानी बच्चे का जो ग्रो है, उन्होंने स्टेजों में डिवाइड नहीं किया। वहीं पर जो है गार्डनर की अगर बात की जाए तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी। लेकिन कोहलबर्ग और जीन पियाजे जो हैं, इन्होंने क्या किया, बच्चे को स्टेजों में डिवाइड किया। इनका मानना ये था कि बच्चा जब इस स्टेज पे पहुंचेगा, इस उम्र में, और इस स्टेज पे जब बच्चा पहुंचेगा तो उसका इतना ग्रो हो चुका होगा, उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का जो है सामना करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह जो है पाठ प्रदान करते हैं। यानी कि बच्चे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर जो है किसी प्रश्न का हल जो है, आंसर जो है खोजने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उनको समस्या आ रही है, वो आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो टीचर है बच्चे की कैसे मदद करेगा, ये जो है पूछा जा रहा है। तो उनमें जो है असफलता का भय पैदा करोगे आप कि नहीं, आपसे तो होगा ही नहीं, तुम तो किसी काम के नहीं हो, ऐसा आप करोगे। तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हमको बच्चे में हीनता की भावना नहीं लानी है। ठीक है, उन्हें जो है प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करोगे, हो सकता है, या फिर प्रश्न में कुछ जो विकर्षण जोड़ दोगे, यानी ऑलरेडी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन का आंसर निकालने में, और आप उसमें और जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। अगला है, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करोगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, बल्कि क्या, आप उनको अप्रिशिएट करोगे, प्रोत्साहित करोगे। आंसर जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन ही मच बेटर है, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है इसके फोल्डिंग की। ठीक है, आप बच्चे को पाठ, यानी पाठ प्रदान कर रहे हो, यानी आप बच्चे को हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहे हो, उसको थोड़ा सा संकेत दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके फोल्डिंग हो गया अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा कि उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करोगे, आप उनको हिंट दोगे। ठीक है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे दोगे, संकेत दे दोगे, जिससे बच्चे समझ पाएँ, चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही जो है युग्म चुनिए। तो लेव वाइगोस्की जो है सांस्कृतिक उपकरण, या फिर हार्वर्ड गार्डनर जो है जी घटक बुद्धि, जीन पियाजे पाठ, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जीन पियाजे ने किसको जो है प्रिसेट किया है, इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और पार्ट जो है इसके फोल्डिंग किसकी थ्योरी में जाता है, ये वाइगोस्की की थ्योरी में जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक जो है परिपक्वता, यानी इमोशनल जो है मेचुरिटी, ये भी नहीं होगा। जो कोहलबर्ग है, इन्होंने किसकी थ्योरी दी है, मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास, तो ये भी गलत हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंट की थ्योरी दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो बच्चा आपका फर्स्ट, यही आपका सही होगा कि जो है वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण को अपनी थ्योरी में महत्वपूर्ण माना है, और ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि वाइगोस्की की जो थ्योरी है पूरी, वो क्या है, समाज पर ही निर्धारित है। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में समाज को, कल्चर को, लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो किसे अप्रिसिएट करती है।
तो ज्ञान सृजन की चाह को, यानी कि बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बच्चे में उत्सुकता होती है कि वो कुछ नया क्रिएट कर पाएँ, कुछ नया सीख पाएँ, हो सकता है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का जो है भाव, यानी आपस में विमुखता रहेगी, आपस में वो मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, तो ये कहना गलत होगा। सामाजिक संदर्भों से अलगाव, तो अलगाव आपको नहीं करना, बच्चे को अप्रिसिएट नहीं करना है। विषय वस्तु का जो है कंठस्थीकरण करना, आप रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं कराओगे, मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं, रोट मेमोराइजेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है। आंसर बचा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा कि ज्ञान सृजन की चाह, यानी बच्चे क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होगा कि बच्चे एक्साइटेड होंगे, वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उनमें उत्सुकता होगी कुछ नया जानने की, कुछ नया बनाने की। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो कहा गया कि मधुलिका जो है नृत्य और योग कला में निपुण है, यानी उसको डांसिंग भी आती है और उसको जो है एक्सरसाइज भी आ रही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। ठीक है, ये जो है बताना। देखिए, बुद्धि सभी के पास होती है, ठीक है, नॉलेज सभी को रहता है, इंटेलिजेंट सभी हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति में कुछ अलग एबिलिटी होती है। जैसे किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा कुकिंग होता है, अच्छा मतलब खाना बना लेता है, कोई अच्छा नेता बनता है, उसको जो है बातों बातों में सामने वाले को लपेटने की बहुत अच्छी जो है अच्छा हुनर होता है। कुछ लोग सिंगर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग जो है अपना अपना अलग, मतलब हर एक फील्ड में हर व्यक्ति में कुछ एक अच्छी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात हुई है कि आखिर उच्च स्तरीय बुद्धि क्या है। उसको क्या है, नृत्य, यानी उसको डांस में भी जो है निपुण है, और वो साथ में योगा भी कर पा रही है, यानी जो है एक्सरसाइज में भी वो निपुण है। तो अंतः वैयक्तिक या फिर अंतर्वैयक्तिक, यानी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बुद्धि है उसमें, तो ये तो होगा नहीं आपका, क्योंकि इंटर का मतलब होता है सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझना, इंट्रा का मतलब होता है खुद के बारे में समझना कि आखिर खुद क्या हम चाह रहे हैं, खुद मेरे क्या मोटिव हैं, ठीक है, क्या गोल्स हैं, तो ये नहीं होगा। शारीरिक गति संवेदी होगा या फिर संगीतात्मक। तो देखिए, म्यूजिकल आप में है नहीं, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिकल की बात नहीं हुई है, यहाँ पर नृत्य, यानी उसको डांसिंग पसंद है। अब डांस वो कैसे कर पाएगी जब तक उसकी बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं होगा। उसको पता है कि हाँ, हमको कब कैसे मूव करना है, अपनी बॉडी को कैसे जो है कंट्रोल में लाना है, कैसे हमको हर एक स्टेप को कैसे फॉलो करना है, यानी उसकी जो है शारीरिक गति संवेदी जो है उच्च स्तरीय जो है बुद्धि है। आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उनमें क्या है, बॉडी जो है बॉडीली कांस्थेटिक बुद्धि पाई जा रही है जो मधुलिकाएं, ठीक है। आंसर होगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन। अब देखिए, यहाँ पर बहुत, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारे कैंडिडेट 4 के साथ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हुई नृत्य। अब नृत्य को कुछ लोग जोड़ देंगे संगीत से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नृत्य से अगर आप जोड़ रहे हो तो गलत होगा। आपको और भी तो ऑप्शन देखना है कि योग भी दिया है, यानी योग का मतलब हुआ जो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज तो करोगे आप बॉडी से ही, ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ना कि फोर्थ ऑप्शन। देखिए, फोर्थ भी दिया गया है, क्वेश्चन घुमाने के लिए, आपको फंसाने के लिए बिल्कुल पास वाले आंसर दिए जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि इसमें बेस्ट क्या है, हमको 1 नंबर कहाँ से मिल जाएगा। इस वजह से बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन को देखना है, और ये सब कहाँ से होगा, PYQ प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप फटाफट से लैंग्वेज को समझ भी जाओगे और क्वेश्चन का आंसर भी निकाल पाओगे। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जो है कहा गया, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने जो है भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। यानी एक टीचर जो है वो जो एक टीचर है वो क्या कर रहा है, ओनली क्या है, बॉयज़ को ही जो है क्वेश्चन पूछने के लिए, और जो उनकी कन्फ्यूजिंग है वो यानी कन्फ्यूजिंग जो है वो क्लियर करने के मौके दे रहे हैं, लेकिन बाकी किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये किसको दर्शा रहा है, जेंडर सशक्तिकरण है, तो ये तो है नहीं। जेंडर समानता है, ये भी नहीं है, क्योंकि जेंडर अगर समानता की बात होती है यहाँ पर, तो लड़कियों को यानी गर्ल्स को भी जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा होता है, और लड़कियों से भी बोला जा रहा होता कि आप अपने जो भी कन्फ्यूजिंग है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप पूछ सकते हो। लेकिन ऐसी तो यहाँ पर बात नहीं हुई है, यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ की बात की जा रही है। जेंडर पक्षपात है या फिर जेंडर समतुल्यता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, जेंडर बाइसनेस की यहाँ पर बात हो रही है।
एक पक्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। और अगर यहीं पर एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कंपेयर किया जा रहा होता तो क्या हो जाता, जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जेंडर बाइसनेस है, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें जो है कहा गया कि अधिगम दर में जो है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है, यानी जो है जो आपका होगा, एक सेकेंड, हाँ, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं ये किसका परिणाम है, ये जो है आपको बताना है। तो जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये किसकी वजह से होती हैं, केवल हेरिडिटी की वजह से, या फिर केवल इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की वजह से, या फिर है ना तो हेरिडिटी का रोल है और ना तो इन्वायरमेंट का। तो देखिए, जो भी विभिन्नता है, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो कहाँ से आते हैं, हेरिडिटी से आते हैं, क्योंकि हेरिडिटी की वजह से हम लोग हर एक दूसरे व्यक्ति से अलग दिखते हैं। ये तो नहीं कि सभी एक जैसे दिख रहे होंगे, आपके घर में भी अगर 5 सदस्य रह रहे हैं तो पांचों सदस्य क्या है, वो अलग अलग प्रकार के होंगे, थोड़ा सा कंपेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से कि हाँ लगे कि ये फैमिली मेम्बर है। ठीक है, बाकी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हेरिडिटी क्या है, सबकी चेंज है। और इन्वायरमेंट की वजह से क्या होता है, हमारा बोलने का तरीका, हमारा रहन सहन, हमारा जो है रहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, हमारा कल्चर, हमारा पहनावा, सब कुछ क्या है, अलग होता है। तो ये कहाँ से डिफरेंसेस आ रही हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से। इन दोनों का रोल होता है 50-50, तभी जाके जो है ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा। केवल ना तो हेरिडिटी है और ना तो केवल इन्वायरमेंट है, आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें एक पक्ष कमजोर हुआ तो डेवलपमेंट आपका बेहतर नहीं हो पाएगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। मान के चलिए, अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी नहीं है तो आप बॉडीली बहुत अच्छे से फिट नहीं रह पाओगे, आप फिजिकली बहुत अच्छे से स्ट्रांग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चलो आपकी हेरिडिटी बहुत बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं मिला, तो आप भी बहुत अच्छा फील्ड में, किसी एक फील्ड में अच्छा बेहतर नहीं कर पाओगे। माना कि आपकी हेरिडिटी में था लेकिन आप बेहतर नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चले आपकी हेरिडिटी में था कि आप स्पोर्ट में बेहतर करोगे क्योंकि आपके पेरेंट्स करते थे, अब आपकी हेरिडिटी में हुआ तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी है और आप बेहतर कर भी पा रहे हो। लेकिन अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, आपको कभी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं दिया गया, आपको कभी उसके लिए टाइम नहीं दिया गया, कोई अच्छे रिसोर्स नहीं दिए गए, तो क्या आप बेहतर कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन क्या है, वो अपना वो टैलेंट की वजह से आगे ग्रो नहीं कर पाए, आगे वो जो है उसको निखार नहीं पाए। क्यों, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिला जिससे कि वो अपनी जो उनमें जो टैलेंट था वो उसको बाहर निकाल पाए। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, यानी कि एनालिसिस के बारे में पूछा गया है, क्या जो है सही है। असेसमेंट के बारे में पूछा गया है कि उसमें क्या सही है। तो आकलन मानकीकृत परीक्षणों जो है परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप मानकीकृत परीक्षण नहीं फॉलो कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम क्या है, सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, तो हम सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते, ये कहना गलत होगा। क्योंकि असेसमेंट की बात हुई है, हमको हर बच्चे की नीड के अनुसार उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, यानी आप निर्देश देते हो तभी असेसमेंट होता है, जी नहीं। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को जो है निष्पादन जो है तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं, या फिर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो है कहा गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका जो है चयन करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात कही है कि किसका जो है आकलन करने के लिए अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए। तो पहला है, खुले अंत वाले प्रश्नों को पूछना चाहिए जिसमें अभी जो है अपसारी चिंतन शामिल हो, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन हो। तो यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वे प्रश्न जिनका जो है उत्तर हाँ या नहीं में हो तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि यस या नो में अगर आप आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और इसमें कोई जो है आपका क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप नहीं होगी। ठीक है। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न यानी जिसका आंसर सिर्फ एक ही फिक्स है, इसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी। वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण हो तो ये भी नहीं होगा कि आप मेमोरी आप रटे बैठे हो, वही आप रिपीट करते जा रहे हो, वही आप बोलते जा रहे हो, तो इसमें भी आपका कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। आंसर आपका फर्स्ट ही ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि खुले अंत वाले प्रश्न यानी ओपन एंडेड आप क्वेश्चन पूछोगे और क्या है डाइवर्जन थिंकिंग जो है इसमें डेवलप होगी। ठीक है, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे और साथ ही जो है डाइवर्जन जो थिंकिंग है वो क्या है इसमें डेवलप हो रही होगी। तो आंसर जो होगा वो आपका जो है इसमें सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक आंसर फिक्स होता है, लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन का जो होता है उसका एक आंसर फिक्स नहीं होता है। अब उसमें आपको दिमाग लगाना होगा और उसके एक से ज़्यादा आंसर होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा दिमाग लगाएगा। और डाइवर्जन थिंकिंग का मतलब ही होता है कि बच्चा हर पक्ष के बारे में सोचेगा कि हाँ इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसको हम ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम ऐसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उसमें बच्चा हर पक्ष के बारे में सोच पा रहा होगा, उसके निगेटिव पक्ष क्या है, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके इफेक्ट क्या पड़ने वाले हैं, वो हर पक्ष के बारे में समझेगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आज। ठीक है, कल से हम लोग जो है यानी इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे 16 क्वेश्चन से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये PYQ क्वेश्चन है, ये आपके जो PYQ 2022 में आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वहाँ के सेट हैं। ठीक है, PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में तभी से जो है पेपर का पूछने का तरीका चेंज हुआ, वहीं से अदर्शन के रीजन क्वेश्चन उठाए जाने लगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेली 3 बजे क्लास मिलती है, तो आप लोग डेली इसको ज्वाइन करिए। आपका अच्छे से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट एंड सीटेड की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल हम लोग यहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। 3 बजे की क्लास में आपको क्लास मिल जाएगी, तो ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।